नीतीश जी जा सकते हैं बीजेपी के साथ? ये कोई अजूबा बात है क्या? ये कोई अजूबा बात है क्या? गए नहीं है क्या? बार बार तो गए। जब उसने ये शब्द कह दिया कि मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, उसके बाद फिर बीजेपी में गए। ताड़ी पर प्रतिबंध लगा के जेल भेज रहे हैं पासी समाज के लोगों, इसलिए पासी समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट देना नहीं चाहेंगे। अब मुसहर समाज के लोग एकदम वोट नहीं देना चाहेंगे क्योंकि मांझी जी का अपमान हुआ। मांझी जी एक दलित समाज से आते हैं, महादलित समाज से, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, उनको मर्ज करने बोल रहे थे नीतीश कुमार। रही बात रविदास समाज की, तो नीतीश कुमार ने जी कृष्णैया एक दलित आईएएस के हत्यारे को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून बदला, और उसके बाद जेल से आने के बाद आनंद मोहन कहता है कौन मायावती। तो रविदास समाज के लोग हाथी पे बटन दबा देंगे ये बताने के लिए कि मायावती कौन है। अरे और चिराग पासवान की पार्टी रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ही दो टुकड़े में बट गई। चिराग पासवान नीतीश कुमार को पॉलिटिकल दुश्मन मानते हैं, तो पासवान समाज के लोग चिराग के साथ ही रहेंगे। हम लोग तो चाहते ही हैं मांझी जी को, मांझी के लोगों से आज भी बात हुई है। हम लोग चाहते हैं कि मांझी जी आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और बिहार में जो दलितों के साथ, SC ST के साथ जो छलावा हुआ है, अक़लियतों के साथ जो छला हुआ है, उसके लिए अगर अलग रास्ता निकालें। वो पिटे हुए मोहरे हैं, बीजेपी के साथ कल भी रहे हैं कश्मीर के नेता लोग, तो उनका क्या मामला? हमारे दुख दर्द से यहाँ के उनको क्या सलूक है? तो BSP से बात आगे बढ़ी, बात तो यकीनन है कि हम लोगों की बात चल रही है, समय पर बताई जाएगी ये सारी बातें। 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक है विपक्षी दलों की, 4 और पार्टियां उसमें जुड़ गई है। 17 पार्टियों के नेता आ रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती जो हैं PDP के नेता वो भी आ रहे हैं, और फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो भी आ रहे हैं। तो यानी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का असर नहीं हो, MIM का असर नहीं हो, इसके लिए मुस्लिम लीडर को भी बिहार बुलाया जा रहा है। और उससे पहले जीतन राम मांझी निकल लिए महागठबंधन से, उनको न्योता भी नहीं दिया गया। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पे। हमारे साथ AIMIM के नेता हैं, बिहार से विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब। मांझी जी चल गए, 7 पार्टियाँ थी, 6 बची, 17 पार्टियों की बैठक है। ये तो उनके अंदरूनी मामलात हैं, चूँकि हम महागठबंधन का हिस्सा है नहीं, इसलिए उनमें कौन जाते हैं कौन आते हैं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं यह समझ रहा हूँ कि जो सोकॉल समाजवादी और सोकॉल सेकुलर लोग हैं, ये लोग दलितों के, वंचितों के, शोषितों के उठान की बात करते हैं, लेकिन जब इसके दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति उभर कर सामने में आती है तो सबसे पहले गला यही दबाते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि शोषितों, दलितों, पीड़ितों, अक़लियतों के दरमियान में से कोई राजनीतिक शक्ति उभर कर आए। MIM को तोड़ा इन्हीं लोगों ने, और जीतन राम मांझी जी को भी जाने पर मजबूर किया इन लोगों ने। जाने मजबूर नहीं किया, जाने पर भाई मर्ज करने की बात कही जा रही थी। आप सुन लीजिए, मांझी जी ने खुद कहा है कि मांझी जी साहब को आदमी हैं। अब वो किधर जाएंगे मैं नहीं कह सकता उनको, लेकिन उनके साहबगोई पर हम लोग विश्वास करते हैं कि उन्होंने कहा कि साहब मुख्यमंत्री उनको कह रहे थे, और इस बात का एतराफ़ ललन जी ने भी किया है कि मर्जर की बात आ रही थी सामने में। तो मर्ज करने का मतलब ये है कि इन पार्टियों को निगल जाना। क्या लोकतंत्र में छोटी पार्टियों को, दलितों की पार्टियों को, अक़लियतों की पार्टी को बने रहने का हक़ नहीं है? ये काम अगली जाति के लोग अगर करते हैं तो ऐसा लोग नहीं करते हैं। ये लोग चुन चुन कर दलितों के हित को ही कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। तो इसलिए वो चले गए तो उनका मामला है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं उधर से ओवैसी साहब के असर को ख़त्म करने के लिए, तो वो पिटे हुए मोहरे हैं, बीजेपी के साथ कल भी रहे हैं कश्मीर के नेता लोग, तो उनका क्या मामला? हमारे दुख दर्द से यहाँ के उनको क्या सलूक है ना? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। MIM ने अपनी ज़मीन बिहार में बनाई है, शोषितों की, दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की एक मजबूत आवाज़ MIM यहाँ पर बनी है। MIM किसी की परवाह नहीं करती है और अपनी मजबूती के साथ अपने कमान को संभाले रहेगी MIM। मांझी जी अभी तो कहीं गए नहीं, बीजेपी के साथ भी नहीं गए, तो MIM, BSP और मांझी जी सब लोग एक साथ आ सकते हैं? ऐसी कोई संभावना आपके तरफ से कोई पहल होगी मांझी जी की? मैं शुरू दिन से प्रयासरत हूँ कि दलित, अति पिछड़े और अक़लियतों का एक समूह बने जो बार बार धोखा खा रहे हैं इन लोगों के पास से, इस धोखाधड़ी से अलग अपना एक रास्ता निकालें। इस रास्ते को निकालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कई लोगों से बात हुई है और मैं समझता हूं कि अनकरीब आप देखिएगा कि एक तीसरा फ्रंट सामने में आएगा और MIM उसका हिस्सा बनेगा। वो तो तीसरा फ्रंट तो रहता ही आपका। मांझी जी को फोन हम लोग तो चाहते ही हैं मांझी जी को। मांझी के लोगों से आज भी बात हुई है। हम लोग चाहते हैं कि मांझी जी आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और बिहार में जो दलितों के साथ, SC ST के साथ जो छलावा हुआ है,
अक़लियतों का जो छला हुआ है उसके लिए अगर अलग रास्ता निकालना चाहिए उनको। अगर मांझी जी चले जाएं भाजपा की तरफ तो मैं समझता हूं कि ये दलितों के साथ अच्छा नहीं होगा, है ना। मांझी जी को एक अलग रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार जो हैं, एक आरोप लग रहा है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार ही ऐसा कर रहे हैं कि दलित वोट महागठबंधन से अलग हो जाए। हम बता देते हैं कि प्रमुख जो जातियां हैं उनके साथ नीतीश कुमार क्या किया। पासी जाति है, प्रमुख जातियों में एक ताड़ी पर प्रतिबंध लगा के उनको जेल भेज रहे हैं पासी समाज के लोगों। इसलिए पासी समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट देना नहीं चाहेंगे। अब मुसहर समाज के लोग एकदम वोट नहीं देना चाहेंगे क्योंकि मांझी जी का अपमान हुआ। मांझी जी एक दलित समाज से आते हैं, महादलित समाज से, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, उनको मर्ज करने बोल रहे थे नीतीश कुमार। रही बात रविदास समाज की, तो नीतीश कुमार ने जी कृष्णैया एक दलित आईएएस के हत्यारे को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून बदला, और उसके बाद जेल से आने के बाद आनंद मोहन कहता है कौन मायावती। तो रविदास समाज के लोग हाथी पे बटन दबा देंगे ये बताने के लिए कि मायावती कौन है। अरे, और चिराग पासवान की पार्टी रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ही दो टुकड़े में बट गई। चिराग पासवान नीतीश कुमार को पॉलिटिकल दुश्मन मानते हैं, तो पासवान समाज के लोग चिराग के साथ ही रहेंगे। तो इस तरह से दलितों को महागठबंधन से अलग कर दिए। जो लालू यादव की कहिए रीढ़ होती, उनकी पार्टी की रीढ़। हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश जी के मन में क्या होता, बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, आप देखेंगे कि उनका दोहरा मापदंड हमेशा से रहा है। आप वो बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। 2015 में महागठबंधन से इलेक्शन लड़े और दावा किया, 18 महीने के बाद फिर उधर चले गए। और उसने कहा कि आज वो निकले हैं बीजेपी के खिलाफ हुकूमत बनाने को, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में आरएसएस और बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने का उसी ने काम किया है। एक ज़माना था उसने कि हर गांव में शराब का लाइसेंस बांट दिया उसने, गली मोहल्ले में शराब की बोतलें उसने खुलवा दी, और बात को अब प्रवचन देने लगे हैं। जो हुआ नशा का शिकार उजड़ा उसका घर परिवार। तो पहले बात समझ में नहीं आई थी। ये पूरी पढ़ाई उसने पढ़ी नरेंद्र मोदी जी से। गुजरात में इन लोगों ने वही किया। पहले शराब का जो रेवेन्यू आता था वो सरकार को आता था, और शराब एक ऐसी लत है कि जल्दी छुट्टी नहीं है। बात को इन लोगों ने कहा शराबबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब पुलिस के जरिए से जो कमाई हो रही है, तो रेवेन्यू आता था तो सरकार को, और पुलिस की कमाई आती तो पार्टी को, है ना। गुजरात में खेल पहले वो खेल चुके थे मोदी जी, वो खेल यहाँ पर खेल रहे हैं वो। तो ये तो पूरा मामला ऐसा है कि नीतीश जी के कैरेक्टर पर लोगों को भरोसा करना मुश्किल है। अब महागठबंधन को कहाँ ये छोड़ के चले जाएंगे, तो कोई ठिकाना है। मांझी नीतीश जी जा सकते हैं बीजेपी के साथ? ये कोई अजूबा बात है क्या? ये कोई अजूबा बात है क्या? गए नहीं है क्या? बार बार तो गए। जब उसने ये शब्द कह दिया कि मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, उसके बाद फिर बीजेपी में गए। तो आपने देखा नहीं है कि यही तो ये है, विडंबना है कि हमारे लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर क्यों रहती है, ये देखते क्यों नहीं है। और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको आँख खोल कर देखना चाहिए। जैसा कि पासी समाज की आपने बात कही, है ना, उनका नीर का मामला था, उसको ताड़ी का मामला था, उनको वो जेल भिजवाने का काम किया। आपने रविदास समाज की बात कही दी है, और जो पासवान हैं, मुसहर जाति हैं, सबकी बात कही है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि माइनॉरिटी के साथ क्या सलूक किया है इन्होंने। एनआरसी में किसका साथ दिया इन्होंने, तलाक बिल में किसका साथ दिया इन्होंने। तो मॉब लिंचिंग जितने भी हुए, कभी जबान खुली इनकी, बाबरी मस्जिद के मसले में जबान कभी इनकी खुली। तो ये मामला तो हमेशा ये डबल खेलते हैं। ये यहाँ भी उनका क्या है भरोसा, कोई ठिकाना है उनका, मतलब जा सकते। लेकिन भाई हाँ ठीक है, हम लोग तो अब तक ये चाहते हैं कि देश में बीजेपी की हुकूमत नहीं रहे। बीजेपी के खिलाफ जो भी गठबंधन बने, मजबूत गठबंधन बने, लेकिन चूँकि इनका पुराना रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि ये अपने निज स्वार्थ के लिए कहीं भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए ये मामला जो है ये मुफाद परस्तों की जमात है, मुफाद परस्तों की जमात है। इसको हिंदी बोलिए। ये उनको निज स्वार्थियों की जमात है। अच्छा। स्वार्थियों का एक समूह है जो अपने निज स्वार्थ के लिए कुछ भी, अवसरवाद कह लीजिए जिसको कहते हैं, कि ये समाजवादी का नारा है और अवसरवाद इनके पीछे है। इनको सत्ता से चिपकने के लिए, सत्ता पाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा ये करेंगे। अच्छा, ओवैसी साहब जो हैं, या MIM पार्टी जो है, वो अछूत पार्टी क्यों है? न महागठबंधन में निमंत्रण मिलता है, न अलायंस होता है, न उम्मीद करते हैं कि NDA के साथ तो जाने ही नहीं आप लोग को। एक अनटचेबल वाली बात हो गई। देखिए, सब लोगों का मानना ये है, समाजवादी या पार्टियां नहीं चाहती हैं कि माइनॉरिटी के लोग इज्जत से जिएं। इनको वो नीच मलिश बना के रखना चाहते हैं। इनके वोट से उनको प्रेम है, लेकिन इनको वाजिब हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं।
और अवैसी साहब जैसे लोग आएंगे तो अपने हिस्से की बात करेंगे। इनको चाहिए मुंह में पट्टी बांधे हुए नेता, आंख में पट्टी बांधे हुए नेता, कानों में रूठ ठूसे हुए नेता, जो उनके समुदाय पर, उनके क्षेत्र पर अत्याचार भी हो तो वो कुछ न बोल सके और उनकी जनता चीखे भी तो वो न सुन सकें। ये ज़बान भी कभी कभी अपने आकाओं के सामने में खोल सकें, ऐसे लोग उनको पसंद है। और अवैसी साहब जैसे लोग हैं वो ईश्वर से डरने वाला, फिर किसी से नहीं डरने वाला, अपनी बात डंके की चोट पर कहने वाला, चाहे दलितों पर हो, चाहे माइनॉरिटी के लोगों पर जुल्म हुआ हो, चाहे चाइना की पेशकदमी हो। आरोप क्या लगता है, बीएसपी पर भी आरोप लगाते हैं ये लोग और एआईएमआईएम को कि ये लोग बीजेपी की बी टीम। देखिए, एक पुरानी कहावत है हाँ। कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ किस मुंह से कौन कह सकता है हमको बीजेपी का बी टीम। मैं तमाम तर मामलात में जिस तरह से पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी को दो टूक शब्दों में जिस तरह से उनकी मुखालफत की, चाहे करोड़ों नौजवानों को रोज़गार का मसला हो, चाहे पेट्रोलियम की कीमत का मसला हो, चाहे काला धन का मसला हो, तमाम, चाहे नोटबंदी का मसला हो, चाहे कोरोना का मसला हो, देशबंदी का मसला हो, सरकार की विफलताओं पर जिस तरह से अवैसी ने चोट लगाई है, कोई दूसरा लगा सका है क्या? तो हम तो सच बात बोलने पर हैं। हम ये, हाँ, ये कसूर हमारा ये है कि हम बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के खिलाफ भी हैं। अब बाबरी मस्जिद में जो ताला लगाया, मूर्ति बैठाई थी, हम उसके खिलाफ भी हैं। गुजरात के दंगाइयों के खिलाफ भी हैं, भागलपुर के दंगाइयों के खिलाफ भी हैं। इसलिए जो लोग इस दंगे में शामिल नहीं हैं उनको हमसे डर लगता है। राजीव गांधी पर भी आप अटैक किए। मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिन पार्टियों की सत्ता रही है वो अपना आईने में चेहरा देख लेना कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया कि नहीं किया। गुजरात के जख्म को तो हम नहीं भूले हैं। मीरठ और मलियाना को भूल जाए क्या? हाशिमपुरा को भूल जाए क्या? तो एनआरसी का मसला तो लाया इन लोगों ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किसने छोड़ी? व्यवहारिक सवाल है। सुनिए, व्यवहारिक नहीं, आप अगर पुराना इतिहास को भी देखेंगे, टाटा किनका, पोटा किसने लाया? ये सारे लोग तो हम ही को निशाना बना रहे हैं ना भाई। हम किधर जाएं? टाटा आपके लिए और पोटा आपके लिए थोड़े था। अरे भाई, तो मैक्सिमम उसके शिकार कितने लोग हुए आप नहीं देख नहीं रहे हैं। बना तो कानून यकीनन है कि बनता तो सबके लिए है, लेकिन इस्तेमाल किन पर हुआ ये देखा जाए। बंदूक तो है दुश्मनों के लिए, लेकिन ये गोलियां चल रही हैं किनके सीनों पर, देखेंगे भी तो किनके सीनों पर चल रही हैं। तो ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी आपको। आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं? यकीनन नहीं, कभी नहीं। आतंकी को कभी समर्थन नहीं कर सकते। बेकसूर बच्चे हमारे गए कि नहीं? आतिफ हमारा गया कि नहीं? साजिद हमारा गया कि नहीं? 12-12 साल की जवानी को जेल के सलाखों में जिनका डाला गया और बेकसूर वो निकला कि नहीं निकला, हम उनके बारे में कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे किसी की? आपके लोग हम किसी आतंकी का सपोर्ट नहीं कर सकते। आतंकी का सपोर्ट वो लोग करेंगे जिन लोगों ने गांधी के हथियारों का साथ दिया है। आपके ही लोग मुस्लिम, आपके लोग नहीं, आपके समाज के लोग, मुस्लिम समाज के ही लोग, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, बहुत लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब वहीं जाते हैं जहां उनको भाजपा को जिताना होता है। अब वो कुछ भी कहें, हमारे, आप क्या समझते हैं कि हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने कम्युनिटी का सौदागर होते हैं। कुछ लोग होंगे इस तरह की बात करते जैसे अब व्यवहारिक सवाल मान के चलिए, चुनाव आ गया लोकसभा का, मान लीजिए आ गया 24, अब एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, तो ये अमेरिका जैसा हो गया है हमारे देश में चुनाव, इन्हें चाहे उन्हें, तीसरा आपके लिए कहाँ जगह बचती है? किसने कहा नहीं जगह बचेगी? देखिए, अब देश के अंदर में कोई एक पार्टी, बीजेपी ने बहुत सारा तंत्र चलाया, मंत्र चलाया, सन 1924-25 से लेकर इस वक्त तक आरएसएस ने बड़ी मेहनत की, उसकी वजह से अब उनका तो गिराफ गिरने लगा ना। देश में अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को नहीं मिलेगी। क्षेत्रीय पार्टियों का मामला होगा, छोटी पार्टियों को भी निखरने का मामला होगा। इसलिए ये बड़ी पार्टियां उनको दबाने का काम कर रही हैं, उनको अपने आप में मर्ज करने का काम कर रही हैं। इस खतरे में मत रहिए। समाज में दबाया जाता है, इंसाफ की घड़ी आती है और इंसाफ मिलता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि उसके खौफ से हम दब जाएंगे। आप सारी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सचर कमेटी पढ़ लीजिए, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट पढ़ लीजिए, गोपाल सिंह पैनल पढ़ लीजिए, आदरी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। माइनॉरिटी का बुरा हाल हुआ है, किसी सरकार ने इंसाफ नहीं किया। और इंसाफ की बात करने वाले को आप कहते हैं कि साहब आपके साथ कौन होगा? कोई नहीं होगा तो हम अकेले होंगे, अपनी बात करेंगे। लोकतंत्र में हमको अकेले भी पार्लियामेंट और असेंबली में जाने का हक है कि नहीं है? हम अकेले जाएंगे? तो बीएसपी से बात आगे बढ़ी, बात तो यकीनन है कि हम लोगों की बात चल रही है, समय पर बताई जाएगी ये सारी बातें। हमारा जो प्रयास चल रहा है, हम लोग हैं कोशिश में, क्या हमारा प्रयास चल रहा है, समय पर बताएंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो कैसी लगे बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।